पैसों को लेकर जो एक बेचैनी होती है, वो अक्सर इस सवाल के इर्द-गिर्द घूमती है कि सबसे अच्छा रिटर्न कहाँ मिलेगा? हम्म। लेकिन क्या मामला सिर्फ रिटर्न का है या फिर उस गिल्ट का जो गलत फैसला लेने पर होता है? या उस डर का कि कहीं हम पैसा बनाने वाली ट्रेन से चूक तो नहीं रहे? आज हम इन्हीं भावनाओं और सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे पास मोनिका हालान की किताब लेट्स टॉक मनी के कुछ अंश हैं और हमारा मकसद है पैसों के प्लानिंग से जुड़ी मुश्किलों को आसान बनाना और कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स जानना जिन्हें कोई भी अपना सके। बिल्कुल। हम एक ऐसा सिस्टम बनाने की बात करेंगे जो सिर्फ रिटर्न न दे बल्कि मन की शांति भी दे। बिल्कुल। और ये किसी जादुई फॉर्मूले की तलाश नहीं है। किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो एक ढांचा बनाने के बारे में है, जिसे मनी बॉक्स कहा गया है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो आपकी आमदनी को सही जगह पहुंचाता है, खर्चों पर नजर रखता है और भविष्य के लिए बचत करता है। वो भी ऑटोमेटिक तरीके से। हाँ, ऑटोमेटिक तरीके से, ताकि आपको हर महीने इस पर सिर न खपाना पड़े। चलिए तो फिर इस मनी बॉक्स को खोलकर देखते हैं। जब मैं ये शब्द सुनता हूं तो मेरे दिमाग में बस एक एक डिब्बा आता है जिसमें सारे निवेश रखे हुए हैं। क्या ये सिर्फ उतना ही है? और यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। हालांकि मुताबिक मनी बॉक्स सिर्फ निवेश रखने का कंटेनर नहीं है। असल में निवेश तो इसका आखिरी हिस्सा है। सबसे पहले ये आपके कैश फ्लो यानी पैसे के आने जाने के तरीके को व्यवस्थित करता है। एक मिनट, कैश फ्लो, क्या ये बजट बनाने का ही एक फैंसी तरीका है? मैंने कई बार बजट बनाने की कोशिश की है। हर महीने की पहली तारीख को जोश रहता है, लेकिन 10 दिन बाद सब पटरी से उतर जाता है। हाँ बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, बजट में हम हर छोटे बड़े खर्च का हिसाब रखते हैं, जो काफी थकाऊ हो सकता है। हाँ। लेकिन कैश फ्लो मैनेजमेंट का मतलब है कि आप पहले से ही तय कर लेते हैं कि पैसा कहाँ जाएगा। सिस्टम ऐसा बनाओ कि आपको सोचना ही ना पड़े। अच्छा। इसका पहला सिद्धांत है, पहले अपने लक्ष्य तय करो, फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट चुनो। न कि बाजार में क्या चल रहा है ये देखकर निवेश करो। यानी एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम जो एक बार सेट कर दिया तो बस चलता रहे। ये सुनने में वाकई बहुत राहत की बात है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें हर महीने हिसाब किताब करना बोझ लगता है। बिल्कुल। तो इसे बनाना कहाँ से शुरू करें? मतलब आम समस्या तो यही है कि पता ही नहीं चलता पैसा जाता कहाँ है। इसका जवाब किताब में एक बहुत ही सरल 3 बकेट सिस्टम से दिया गया है। इसके लिए आपको 3 अलग-अलग बैंक खाते चाहिए। 3 खाते? हाँ, 3। पहला है इनकम अकाउंट। आपकी सैलरी हो, बिजनेस की कमाई हो या कहीं से भी पैसा आए, वो सब इसी एक खाते में आएगा। ठीक है, एक खाता जहाँ सारा पैसा इकट्ठा हो। बिल्कुल। अब इस इनकम अकाउंट से हर महीने एक तय तारीख को पैसा 2 और खातों में जाएगा। दूसरा खाता है स्पेंडेड अकाउंट। स्पेंडेड मतलब खर्च करने वाला। हाँ, ये आपके महीने भर के खर्चों के लिए है। घर का किराया, बिल, खाना पीना, घूमना, सब कुछ आपको सिर्फ इसी खाते से जुड़े डेबिट कार्ड या यूपीआई का इस्तेमाल करना है। और तीसरा? तीसरा और सबसे जरूरी खाता है इन्वेस्टेड अकाउंट। बचत और निवेश का सारा पैसा इसी खाते में जाएगा। एसआईपी हो या कोई और निवेश, वो इसी अकाउंट से लिंक होगा। यहाँ एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है, खातों का नामकरण। जब हम किसी खाते पर इन्वेस्टेड का लेबल लगा देते हैं तो दिमागी तौर पर हम उस पैसे को खर्च करने से हिचकिचाते हैं। इसे मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं, है ना? एकदम सही। ये खुद को अनुशासित करने का एक तरीका है। और किताब में कुछ व्यवहारिक नियम भी दिए हैं, जैसे कोशिश करें कि आपके महीने के खर्चे घर आने वाली आमदनी के 45-50% से ज्यादा ना हो। 50%? आज के दौर में जहां मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में किराया ही सैलरी का बड़ा हिस्सा ले जाता है, ये लगभग नामुमकिन लगता है। क्या ये एक हकीकत से दूर का लक्ष्य नहीं है? देखिए, ये एक आदर्श लक्ष्य है और हो सकता है कि शुरुआत में ये मुश्किल लगे, लेकिन ये आपको एक दिशा देता है। अगर आपका खर्च 70% है तो आपका लक्ष्य उसे धीरे धीरे 60% पर लाना होना चाहिए। और बचत के लिए कम से कम 15-20% का लक्ष्य रखना चाहिए। ये सिस्टम आपको एक आईना दिखाता है कि आप असल में कहाँ खड़े हैं। ठीक है, यानी कैश फ्लो व्यवस्थित हो गया, अब पैसा इन्वेस्टेड अकाउंट में जमा हो रहा है, तो क्या आप सीधे निवेश करना शुरू कर दें? नहीं, यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। निवेश करने से पहले आपको एक सुरक्षा कवच बनाना होगा। सुरक्षा कवच? हाँ, और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। किताब में एक इमरजेंसी फंड की तुलना गाड़ी की सीट बेल्ट से की गई है। अच्छा। सीट बेल्ट लगाने से हादसा नहीं रुकता, लेकिन हादसे के असर से बचाता है। वाह, बहुत बढ़िया एनालॉजी है।
ये फंड हमें एक वित्तीय सुरक्षा का एहसास देता है। बिल्कुल। ये फंड अचानक आने वाले खर्चों के लिए है, जैसे नौकरी चले जाना, कोई मेडिकल इमरजेंसी या घर में कोई बड़ी मरम्मत। आमतौर पर इसमें आपके 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर रकम होनी चाहिए। अच्छा, पर इस पैसे को रखें कहाँ? अगर इसे सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो उस पर तो कोई खास ब्याज नहीं मिलता। क्या ये पैसे की बर्बादी नहीं है? यहाँ इसका मकसद रिटर्न कमाना नहीं है। अच्छा, मकसद है जरूरत पड़ने पर आसानी से उपलब्ध होना। इसे आप किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड या स्वीप इन फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं, जहां ये सुरक्षित भी रहे और सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा बेहतर रिटर्न भी दे। ठीक है, इमरजेंसी फंड बन गया। सुरक्षा कवच का दूसरा हिस्सा क्या है? बीमा। और बीमा को लेकर तो भारत में बहुत ही ज्यादा गलतफहमियां हैं। किताब में कंचन चंदर का एक उदाहरण है, जिन्हें अपने बेटे की पढ़ाई के लिए एक छोटी अवधि के निवेश की जरूरत थी। हाँ, लेकिन एजेंट ने उन्हें एक लंबी अवधि का यूलिप प्लान बेच दिया। यूलिप प्लान, ये शब्द बहुत सुनने में आता है, पर ये असल में है क्या? क्यों लोग इससे इतना बचते हैं? यूलिप प्लान बीमा और निवेश का एक बहुत महंगा कॉकटेल होता है, जो ज्यादातर लोगों के लिए सही नहीं होता। इसमें चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं और रिटर्न भी कम मिलता है। ओहो। किताब में बीमा को लेकर बहुत साफ निर्देश है। बीमा का काम सिर्फ और सिर्फ जोखिम से सुरक्षा देना है, निवेश करना नहीं। तो फिर किस तरह का बीमा लेना चाहिए? 2 बीमा बहुत जरूरी हैं। पहला, एक अच्छा मेडिकल बीमा जो अस्पताल के खर्चों को कवर करे। दूसरा, जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस, और इसे खरीदने का सिर्फ एक ही कारण होना चाहिए। अगर आपकी असमय मृत्यु हो जाती है तो आपके ऊपर निर्भर लोगों को आर्थिक सहारा मिले। सही है। इसके लिए सबसे अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट है प्योर टर्म प्लान। इसे हमेशा ऑनलाइन खरीदना चाहिए ताकि एजेंट का कमीशन बचे। तो एक बार जब ये सुरक्षा कवच तैयार हो जाए, यानी इमरजेंसी फंड और सही बीमा, तब शायद हम आगे बढ़ने और पैसा बनाने के बारे में सोच सकते हैं। यहीं पर निवेश की बात आती है ना? बिल्कुल। अब आपका मनी बॉक्स निवेश के लिए तैयार है। निवेश की बात आते ही हम भारतीयों के दिमाग में 2 चीजें सबसे पहले आती हैं, सोना और रियल एस्टेट। मेरे अपने माता पिता हमेशा कहते हैं, जमीन और सोना कभी धोखा नहीं देते। और किताब इसी पारंपरिक सोच पर एक आलोचनात्मक नजरिया रखती है। सोने को महंगाई से बचाव का एक साधन माना गया है, लेकिन इसे आपके कुल पोर्टफोलियो का सिर्फ 5 से 10% होना चाहिए। सिर्फ 5 से 10%? हाँ, और वो भी गहनों के रूप में नहीं, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस और जीएसटी लग जाता है। बेहतर है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ईटीएफ में निवेश करें। और रियल एस्टेट के बारे में क्या? उसे तो सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, पर किताब में रियल एस्टेट को एक भद्दा बोझल निवेश कहा गया है। भद्दा बोझल निवेश? हाँ, इसमें बहुत सारी छिपी हुई लागतें होती हैं, रजिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, टैक्स, और ये आसानी से बिकता नहीं है। सलाह ये है कि सिर्फ रहने के लिए एक घर खरीदें, उसे निवेश के तौर पर ना देखें। ये तो काफी मजबूत राय है। तो अगर सोना और रियल एस्टेट नहीं, तो फिर क्या? किताब में इक्विटी यानी शेयरों को इंस्टेंट नूडल्स नहीं बल्कि स्लो कुकर बताया गया है। हाँ, बहुत अच्छी लाइन है वो। इसका मतलब है कि इक्विटी बाजार आपको रातों रात अमीर नहीं बनाता, लेकिन लंबे समय में ये महंगाई को मात देकर सबसे ज्यादा संपत्ति बनाता है। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए सीधे शेयरों में पैसा लगाना जोखिम भरा हो सकता है। तो उनके लिए क्या रास्ता है? उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड। ये खुद गाड़ी चलाने के बजाय हवाई जहाज में सफर करने जैसा है, जहां पायलट यानी फंड मैनेजर आपके पैसे को संभालता है। ठीक है। और सबसे जरूरी है एसेट एलोकेशन का नियम, यानी अपनी उम्र और जोखिम लेने की क्षमता के हिसाब से निवेश को बांटना। हाँ, मैंने वो नियम सुना है, 100 में से अपनी उम्र घटाओ और जो संख्या आए उतने प्रतिशत इक्विटी में निवेश करो। ये एक बहुत ही सामान्य नियम है। लेकिन एक मिनट, क्या ये नियम आज भी उतना ही प्रासंगिक है? मतलब अब लोग ज्यादा लंबा जीते हैं और 60 के बाद भी काफी सक्रिय रहते हैं। अगर कोई 60 साल का है और पूरी तरह स्वस्थ है, तो क्या उसे सिर्फ 40% ही इक्विटी में रखना चाहिए? ये थोड़ा पुराना नहीं हो गया? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। ये नियम एक शुरुआती गाइडलाइन है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। असल सिद्धांत ये है कि जैसे जैसे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और रिटायरमेंट नजदीक आता है, आपको अपना जोखिम कम करना चाहिए। सही है। लेकिन अगर किसी की जोखिम लेने की क्षमता ज्यादा है या उनके पास दूसरी आय के स्रोत हैं, तो वो इस नियम को अपने हिसाब से बदल सकते हैं।
जरूरी ये समझना है कि आपका पैसा आपके लक्ष्यों के साथ जुड़ा हो। ठीक है, तो हमने निवेश के अलग-अलग विकल्पों को समझ लिया। ये सब हम एक बड़े लक्ष्य के लिए कर रहे हैं, जो ज्यादातर लोगों के लिए रिटायरमेंट होता है। किताब इसके बारे में क्या कहती है? लक्ष्य क्या होना चाहिए? किताब एक बहुत ठोस आंकड़ा देती है। 60 की उम्र तक अपने सालाना खर्च का 18 से 35 गुना जमा करना। वाह, ये तो बहुत बड़ी रकम है। सुनकर ही डर लगता है। हाँ, ये रकम बड़ी लग सकती है, लेकिन इसे हासिल करने का एक सरल नियम भी बताया गया है। अपनी उम्र जितनी बचत करें। अपनी उम्र जितने? हाँ, यानी अगर आप 25 साल के हैं तो अपनी आमदनी का 25% बचाएं। अगर 30 के हैं तो 30%। फिर वही बात, 30 की उम्र में 30% बचत करना, जहां घर की EMI, बच्चों की स्कूल की फीस और इतने सारे खर्चे हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। इसका पूरा आइडिया कंपाउंडिंग की ताकत पर आधारित है। अब जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, आपका पैसा उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप 30% नहीं बचा सकते तो 15% से शुरू करें और हर साल अपनी बचत को 1-2% बढ़ाते जाएं। महत्वपूर्ण है शुरुआत करना, परफेक्ट होना नहीं। और ये मनी बॉक्स कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार बना के भूल जाए, है ना? बिल्कुल नहीं। किताब में साल में कम से कम एक बार रीडू द बॉक्स, यानी इसकी समीक्षा करने की सलाह दी गई है। हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ गई हो या आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आया हो, जैसे शादी या बच्चा। अच्छा, उस हिसाब से आपको अपने सिस्टम को अपडेट करना होगा। अंत में कुछ और जरूरी बातें हैं जो किताब में बताई गई हैं, जैसे वसीयत बनाना। हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बैंक खाते में नॉमिनी बना दिया तो काम खत्म, लेकिन कानूनन नॉमिनी सिर्फ पैसे का रखवाला होता है, मालिक नहीं। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ। असली मालिक आपके कानूनी उत्तराधिकारी होते हैं। वसीयत यह सुनिश्चित करती है कि आपकी संपत्ति बिना किसी विवाद के उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें आप देना चाहते हैं। और किताब में मनी बॉक्स के कुछ दुश्मनों का भी जिक्र है। हाँ, जैसे बहुत ज्यादा खर्च करना, लालच में आकर जल्दबाजी में कोई फैसला लेना और दूसरों की देखा-देखी निवेश करना। एक बहुत अच्छी बात कही गई है, अगर कोई डील सच होने के लिए बहुत अच्छी लग रही है तो शायद वो सच नहीं है। तो आज हमने वित्तीय तनाव को संभालने से लेकर एक सुरक्षित और बढ़ता हुआ मनी बॉक्स बनाने तक का पूरा सफर तय किया। ये सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, बल्कि एक पूरा ढांचा है जो हमें अपने पैसों पर नियंत्रण देता है। इसका केंद्रीय दर्शन यही है कि सिर्फ सबसे ज्यादा रिटर्न के पीछे भागने के बजाय एक व्यक्तिगत और व्यवस्थित नजरिया अपनाना कहीं ज्यादा जरूरी है। ये लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा और मन की शांति के लिए है, न कि रातों रात अमीर बनने के लिए। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। किताब में एक जगह जिक्र है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अक्सर हम खुद होते हैं, हमारी आदतें, हमारा डर, हमारा लालच। तो सवाल यह है कि एक आदर्श वित्तीय प्रणाली बनाने के बाद भी वो कौन सी एक व्यक्तिगत आदत या भावना है जो आपके मनी बॉक्स को पूरी तरह से पटरी से उतार सकती है। इस पर जरूर सोचिएगा।